मैं संजय सर आपको अपने चैनल पीसीएम बाई संजय सर में स्वागत करता हूं। चूँकि मैंने पिछली बार इतिहास का मध्यकालीन हिस्सा दिल्ली सल्तनत शुरू किया, तो उसी को आगे ले जाने के लिए मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो मेरे चैनल को आगे देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक ये वीडियो लोग देख सकें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था खिलजी वंश के बारे में और उसके मुख्य शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसने एक मजबूत और सुदृढ़ सैन्य व्यवस्था, बाजार व्यवस्था और राज्य व्यवस्था की स्थापना की। लेकिन उसके बाद के शासकों को आपने देखा कि वो काफ़ी मजबूत ना रहे। इस वजह से खिलजी वंश का अंत हो गया और तुगलक वंश का प्रारंभ हुआ। मैंने बताया था आपको 1290 से लेके आपका 1320 तक एक खिलजी वंश रहा और 1320 में तुगलक वंश की स्थापना। 1320 में तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो गाजी मलिक था। देखिए एक पॉइंट है, ये गाजी मलिक उपनाम था उसका, लेकिन जब वो गद्दी पे बैठा तो उसने गियासुद्दीन तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पे शासन शुरू किया। क्योंकि जब गियासुद्दीन तुगलक गद्दी पे बैठा उस समय दिल्ली की शासन व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी, क्योंकि अंतिम जो खिलजी शासक थे वो काफ़ी मजबूत नहीं थे, इसलिए व्यवस्था जो थी पूरी बिखर चुकी थी। गियासुद्दीन को गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम था अपने शासन को सुदृढ़ करना। इसके लिए उसने कई नए काम किए, पुराने कामों में सुधार किया और इस प्रकार उसने नए वंश यानी तुगलक वंश की स्थापना की। तो पहला वंश आपने पढ़ा था गुलाम वंश, दूसरा पढ़ा आपने खिलजी वंश और तीसरा आपके सामने है तुगलक वंश। तो अपने शासन को, चूंकि आपको मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने दक्षिण में अभियान किए, दक्षिण को जीता और उसके बाद जब खिलजी वंश के कमजोर शासक हुए तो दक्षिण की पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गियासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण अभियान पे भेजा। दक्षिण अभियान पे भेजने के बाद वहां की व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहा। फिर दूसरा काम इसने ये किया, पूछा गया है परीक्षाओं में अक्सर कि गियासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण अभियान पे किसे भेजा, तो ये देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को उसने दक्षिण अभियान पे भेजा था। फिर उसने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी की कुछ नीतियां, जैसे सैन्य व्यवस्था में जाके सेना का हुलिया लिखना, घोड़ों को दागना, ये प्रथाएं जो बीच में के अंतराल में खराब हो चुकी थी, उस व्यवस्था को उसने फिर से दृढ़ता से लागू किया और सैन्य व्यवस्था में हुलिया लिखना और घोड़ों को दागना शुरू किया। छोटा सा समय अंतराल था गियासुद्दीन तुगलक का यानी गाजी मलिक का। उस छोटे से समय के लिए वो गद्दी पर बैठा। आपने देखा 1320 से लेके 1325 तक, लेकिन इस 5 साल में उसने दिल्ली सल्तनत को बहुत मजबूत किया। हम आपको बता दें, दिल्ली सल्तनत में इतने कम समय अंतराल में मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किया। लगभग 29 बार गियासुद्दीन तुगलक के जमाने में मंगोलों ने आक्रमण किया और 29 बार गियासुद्दीन तुगलक ने उन मंगोलों को हराया। सबसे जो काम गियासुद्दीन तुगलक का ये था कि निरंकुशता नहीं करनी है मुझे। जैसे मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी चाहे बलबन उलबन थे, मैंने बताया अलाउद्दीन खिलजी वंश में, चाहे बलबन था आपका दास वंश में, ये लोग ने निरंकुश शासन किया, यानी जो राजा कहेगा वही सर्व है, सब कुछ उसी की चलेगी। परंतु इसमें थोड़ा सा गियासुद्दीन तुगलक ने परिवर्तन किया। उसने ये किया कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी व्यवस्था में जो भूमि, जो जमीनें पेंशन के रूप में, वेतन के रूप में लोगों को दी गई थी, उपहार स्वरूप, इनाम स्वरूप जो दी गई थी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ले ली थी और उसे खालसा भूमि घोषित कर दिया था।
परंतु गयासुद्दीन तुगलक जानता था कि शासन करने के लिए अमीरों को खुश रखना बहुत जरूरी है, इसलिए उसने अमीरों को वो जमीन फिर से वापस कर दी ताकि अमीर वर्ग खुश हो जाए और जहां तहां जमींदार नियुक्त किए जाए और वहां से कर जो है राज्य को प्राप्त हो, राज्य का जो क्षेत्र है वो बढ़ जाए। और ये व्यवस्था इसने की तो ये प्रश्न बन के आता है कि किसने जमीनें वापस ली, तो प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ली थी और पुनः किसने इसे अमीरों में डिस्ट्रीब्यूट किया यानी बांट दिया, तो आप उसमें गयासुद्दीन तुगलक पर निशान लगाएंगे क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका। गयासुद्दीन तुगलक की दिमाग की सबसे अच्छी उपज ये थी कि पहला ऐसा शासक था जिसने सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया। उसने सोचा कि जब किसानों के पास अच्छी फसल रहेगी तो मुझे उनको कर देने में मुझे वो कर आसानी से दे देंगे और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा और इसके लिए वो प्रकृति पे भी निर्धारित नहीं रहेंगे, प्रकृति में यानी बारिश पे इंतजार नहीं करेंगे। तो उसने सबसे पहले जो था दिल्ली सल्तनत में सिंचाई व्यवस्था की जो प्रारंभ था, जो एक विभाग नया बनाया, वो गयासुद्दीन तुगलक था। उसने सिंचाई विभाग का निर्माण कराया, जिसे बाद में मैं आपको बता दूं मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक, इसको आगे लेके जाएंगे। परंतु प्रारंभ जो पूछा जाए, अगर परीक्षा में पूछा गया कि सिंचाई विभाग का प्रारंभ चाहे किसने निर्माण कराया, तो वो है आपका गयासुद्दीन तुगलक। एक चीज जानने लायक ये बात है कि दिल्ली सल्तनत में 5 शासक, 5 मतलब वंश चले। पहला आपका गुलाम वंश चला, खिलजी चला, तुगलक चला, फिर आपका सैयद आएगा और फिर आपका लोधी आएगा। मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ जो है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया, जिसकी 1210 में चौगान खेलते हुए लाहौर में मृत्यु हो गई थी। तो वहां से तो उसने शुरुआत की थी। तो जो पहला वंश था जैसे गुलाम वंश, वो तुर्क मुसलमान थे। जो खिलजी वंश आया वो भी तुर्क मुसलमान था। और मैं बता दूं दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो तुर्क मुसलमान था वो तुगलक था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के 3 ही वंश जो थे वो तुर्क जाति से संबंधित थे। बाकी जो बाद के 2 वंश आएंगे वो तुर्क जाति से संबंधित नहीं थे। तो ये भी था कि ये गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुर्क मुसलमान था। गयासुद्दीन तुगलक ने एक शहर बसाया जिसे तुगलकाबाद के नाम से जाना जाता है। यानी एक प्रश्न ये बन के आता है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की, तो गयासुद्दीन तुगलक। फिर उसने बंगाल जीतने की योजना बनाई, मैं आपको बता दूं, और वो इसमें सफल भी रहा। 1324 में उसने बंगाल अभियान किया और बंगाल को जीतता हुआ, बिहार को जीतता हुआ वो वापस दिल्ली की तरफ चल दिया। तो मैं आपको एक चीज यहां पे जानकारी देना चाहूंगा कि गयासुद्दीन तुगलक जब बिहार जीत के वापस चला तो रास्ते में जूना खां उसका पुत्र था, उसने एक भव्य समारोह का आयोजन किया और उसमें इनका अभिवादन किया। इतिहासकार बताते हैं कि उसने उस समय जो भवन निर्माण किया था वो पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था और पूरे भवन की आधारशिला मात्र एक लकड़ी थी। अब क्या सच है, इतिहासकारों ने जो लिखा है वो मैं बता रहा हूं। और उस लकड़ी पे उसने हाथी को बांध रखा था और जब हाथी ने उस लकड़ी को खींचा तो पूरा महल धराशाही हो गया। जिसमें आयोजन किया था उसने गयासुद्दीन तुगलक के अभिवादन की। उस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की 1325 में मृत्यु हो गई। इसमें इतिहासकार जो है वो अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जो था वो अपने दूसरे पुत्र को काफी प्यार करता था जो जूना खां को पसंद नहीं था, और वो गयासुद्दीन तुगलक अपने उसी पुत्र को शासक बनाना चाहता था। इस वजह से इतिहासकार बताते हैं कि जूना खां ने ऐसी योजना बनाई कि उस भवन में
गयासुद्दीन तुगलक और उनका वो एक पुत्र मारा गया। तो इस प्रकार तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक अपने पुत्र के साथ उस भवन में, लकड़ी के बड़े निर्माण भवन में जहां उसका अभिवादन हुआ, वहां उसकी मृत्यु हो जाती है 1325, जब वो बंगाल और बिहार जीत के आ रहा था। 1325 में मरने के बाद तुगलक वंश का अगला शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि जूना खां का ही नाम मोहम्मद बिन तुगलक है। जूना खां या जोना खां जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम था। तो जब वो गद्दी पर बैठा तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। अब यहां पे जो दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था आई वो कुछ अलग हटके थी। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को अगर कहा जाए तो दिल्ली सल्तनत के अच्छे शासकों में भी गिना जाता है, परंतु उसको प्रयोग करने की बहुत आदत थी, इसीलिए उसे कुछ इतिहासकार बुद्धिमान शासक भी कहते हैं और कुछ इतिहासकार मूर्ख शासक भी कहते हैं। यानी अगर प्रश्न में ये उठ के आता है कि बुद्धिमान शासक और मूर्ख शासक किस एक शासक को कहा जाता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक को आप बुद्धिमान शासक और मूर्ख शासक के रूप में भी जान सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मध्यकालीन इतिहास में या फिर पूरे दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था अब तक के शासकों में, और वो दूरदर्शी था। यानी कि जो आज आप व्यवस्था देख रहे हैं वो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक अपने राज्य में शुरू करना चाहता था। यानी आधुनिक भारत का निर्माण वो उसी समय करना चाहता था। उसने उसके लिए बहुत प्रयास किए, परंतु उसके प्रयास असफल है, इस वजह से उसको मूर्ख कहा जाता है। और चूंकि उसने प्रयास किए थे अपनी बुद्धिमानी से, इसलिए उसे बुद्धिमान भी कहा जा सकता है। अब उसने इसके लिए 5 अभियान किए और 5 अभियान उसके असफल है, इसलिए उसको मैंने बताया अभी कि मूर्ख शासक की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से अभियान थे? पहला अभियान मैं आपको बता दूं, कर वृद्धि का था। दोआब एक क्षेत्र पड़ता है जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उसे दोआब कहा जाता है। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि नदी के किनारे का क्षेत्र जो होता है बहुत उपजाऊ होता है, तो उसने क्या किया, दोआब जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी, और कर वृद्धि करके उसने अपने कर का मान 1/2 यानी आधा कर दिया। मैं आपको बता दूं, इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शासन व्यवस्था में कर व्यवस्था को आधा किया था, लेकिन उसने पूरे सल्तनत काल पे किया था। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा नहीं किया और उसने सिर्फ दोआब क्षेत्र पे किया जो कि उपजाऊ। प्रश्न पूछा जाता है आपसे, पीसीएस में भी पूछा गया है कि दोआब क्षेत्र पे कर वृद्धि कर आधा करने वाला वो कौन सा शासक था? तो वो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। जब उसने इसकी योजना सही थी कि भाई उपजाऊ क्षेत्र है और यहां से आधा कर वसूला जा सकता है, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसका दुर्भाग्य, जब उसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की, उसी वर्ष दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ने के बाद तुरंत वहां पे प्लेग की महामारी हो गई। और इस चीज को मोहम्मद बिन तुगलक समझ नहीं पाया और उसने अपने अधिकारियों से वहां की जो कर व्यवस्था थी उसे कड़ाई से पालन करने को कहा था। तो लोगों के पास उपज नहीं हुई, एक तो अकाल से मर रहे थे, दूसरा प्लेग से मर रहे थे। अब उस बीच में इसने कर की वसूली काफी कड़ाई से की, तो वहां के लोग बहुत काफी नाराज हो गए और ये व्यवस्था उसकी असफल रह गई, क्योंकि इसे तुरंत उसे बंद भी करना पड़ा। ये तो पहला अभियान उसका फेल हो गया। दूसरा अभियान जो था उसका ये था कि दिल्ली से राजधानी को उसने देवगिरी कर दिया, और देवगिरी में विशेषता एक जगह है दौलताबाद। दौलताबाद में उसने कहा दिल्ली से राजधानी हटाओ और दौलताबाद कर दिया। पर उसने ऐसा जब किया तो एक गलती की। गलती ये की कि उसे अपनी सेना को, चाहे अपने परिवार को लेकर दौलताबाद जाना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अगले ही दिन
दिल्ली के नागरिकों को एक अधिसूचना जारी की और उसने कहा कि समस्त दिल्ली के जो नागरिक हैं उन सबको दौलताबाद चलना है। तो दिल्ली से दौलताबाद काफी दूरी है और उस समय ये आधुनिक संसाधन तो थे ही नहीं। तो समझिए पूरी जनता को, पूरी सेना को लेके दिल्ली से दौलताबाद जाना कितना मुश्किल रहा। आधी लोग बीच में मर गए, खाए बिना मर गए यहां से वहां जाने में। फिर ये दौलताबाद गया, वहां इसने अपनी राजधानी बनानी चाहिए तो वो सफल भी नहीं हुआ। तो जब दौलताबाद सफल नहीं हुआ तो फिर इसने कहा वापस लौट चलो दिल्ली। यानी एक बार गया और उसका अभियान असफल हुआ, फिर से दिल्ली लौट चलो। तो लोग दौलताबाद गए और दौलताबाद से फिर दिल्ली लौट के आए। इस बीच में लोगों की बहुत बड़ी हानि हुई और फिर से दिल्ली में आके उसे व्यवस्थित होने में काफी समय भी लगा और बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। अब इसमें इतिहासकारों का मतभेद है। इतिहासकार जैसे बर्नी हुए, इब्न बतूता हुए, तो इन दोनों ने अपने अपने व्यूज, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। बर्नी कहते हैं कि दौलताबाद चूंकि केंद्र पड़ता था, पूरे राज्य का केंद्र पड़ता था और केंद्र में वो अपनी राजधानी इसलिए स्थापित करना चाहता था कि केंद्र से पूरे राज्य को आराम से देखा जा सकता है। और जो मंगोलों का लगातार आक्रमण हो रहा है तो दौलताबाद में वो सुरक्षित रहता। इस वजह से बर्नी ने कहा कि उसने अपनी राजधानी को केंद्रित करने के लिए दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया। परंतु इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही भारत आया था, उसके जो व्यूज हैं, उसके जो विचार हैं, वो ये लिखता है कि दिल्ली के जो अमीर लोग थे वो प्रतिदिन मोहम्मद बिन तुगलक को भद्दी भद्दी गालियां लिखकर चिट्ठी द्वारा उसके पास भेजते थे, जिसको पढ़ के वो घबरा गया था और उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थापित करने के लिए निर्णय लिया। लेकिन वास्तविक कारण बर्नी का ही है, क्योंकि वो अपने राजधानी को केंद्र में स्थापित करना चाहता था ताकि पूरे देश पे आराम से शासन किया जा सके और मंगोलों के आक्रमण से भी बचा जा सके। तो ये एक वास्तविक कारण है। तो ये इसका दूसरा अभियान भी असफल हो गया। दिल्ली से गया दौलताबाद और दौलताबाद से फिर लौट आया दिल्ली। तीसरा जो उसका अभियान था सांकेतिक मुद्रा का था। देखिए कितना दूरदर्शी था। सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है आजकल की मुद्रा, यानी आज जो मुद्रा चलती है, आज के 700-800 साल पहले मोहम्मद बिन तुगलक भी अपने यहाँ चलाना चाहता था। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है पीसीएस में कि सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ भारत में सबसे पहले किसने शुरू किया। वैसे मैं बता दूं पूरे विश्व में सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ जो है चीन ने शुरू किया, लेकिन भारत में इसका सबसे पहले प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। अब ये सांकेतिक मुद्रा क्या होती है इसको समझ लीजिए। जैसे आप दुकान पे लेके जाते हो और 100-500 का नोट लेके जाते हो, एक बात कहता हूँ 500 रुपए लेके गए, तो अगर दुकानदार उस पे 500 लिखा है तो आपको 500 की चीज दे देता है, परंतु वो जो कागज है ना वो 500 का नहीं है। उस कागज को ये सिर्फ कागज के भाव बेचा जाए तो 500 में नहीं बिकेगा, लेकिन उसमें संकेत 500 लिखा है तो सरकार के हिसाब से वो 500 में चलेगा, इसलिए उस संकेत के हिसाब से वो 500 माना जाता है। यानी सांकेतिक मुद्रा का मतलब होता है वो मुद्रा जो संकेत पर आधारित हो। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सांकेतिक मुद्रा का प्रारंभ करने का कारण यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक के खजाने में सोने की कमी होती जा रही थी, चांदी की कमी होती जा रही थी, और चूंकि सोने चांदी के सिक्के चलाए जाते थे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि भाई अब हमारे देश में सांकेतिक मुद्रा चलेगी जो तांबे की, पीतल की या कांसे की होगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने सोने के सिक्के राजकोष में जमा कर दें और उसके बदले राजकोष से नई मुद्रा सांकेतिक मुद्रा ले लें, जिसका आप इस्तेमाल करके बाजार की वस्तुएं खरीद सकते हैं। लोगों ने मान लिया भाई, अपने सोने चांदी के सिक्के जमा कर दिया, उसके बदले सरकार से रुपए ले लिए, उतने ही इसमें लिखा था संकेत जो था। लेकिन परेशानी तब हुई जब ये सांकेतिक मुद्रा बाजार में गया तो लोगों के पास पीतल, तांबा और कांसे की बहुत ज्यादा पड़ा हुआ था।
तो उन लोगों ने घर पे ही टकसाल बना लिया। टकसाल यानी जहां पे सिक्के बनते हैं, और उन्होंने नकली सांकेतिक मुद्राएं घर पे बनाना शुरू कर दिया। अब जब बाजार में जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने सिक्के भेजे थे उसके कई गुना सिक्के जो है बाजार में चलने लगे। उससे बाजार की व्यवस्था पूरी गड़बड़ हो गई, सामानों के दाम बढ़ने शुरू हो गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक परेशान हो गया। उसने कहा भाई ये तो पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ हो गई। तो उसने फिर से एक अधिसूचना जारी किया कि आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने सांकेतिक मुद्रा को जमा कर दें राजकोष में, और उसके बदले सोने चांदी के सिक्के वापस लें। हम आपको बता दें, जब वो सांकेतिक मुद्रा जमा हुई तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने सिक्के जारी किए थे उससे कई गुना सिक्के बाजार से लौट के आए जो कि नकली थे। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सही सिक्के को लेकर आया था उसके बदले सोने चांदी के सिक्के दे दिए, लेकिन जो सिक्के नकली थे उनके बदले कुछ नहीं दिए। और ये बताया जाता है कि राजधानी में नकली सिक्कों का अंबार लग गया था, यानी बहुत बड़े पैमाने पे ये नकली सिक्के राज्य से वसूले गए। तो देखिए उसका तीसरा अभियान भी फेल हो गया जो उसने सांकेतिक मुद्रा को चलाया था। जो उसने सांकेतिक मुद्रा चलाया फिर से उसे बंद करना पड़ा। 3 अभियान उसके फेल। कर वृद्धि 2 आपका फेल। दूसरा आपका उसने राजधानी जो परिवर्तन किया दिल्ली से दौलताबाद, ये भी फेल। तीसरा उसने जो सांकेतिक मुद्रा चलाया वो भी फेल। चौथा उसका होता है खुरासान अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब देखा कि लंबे समय से शासन कर रहा है तो उसने कहा कि अपने राज्य को बढ़ाना चाहिए, मुझे आमदनी का और स्रोत बढ़ाने चाहिए। तो उसने विचार किया कि अक्सर ये मध्य एशिया वाले जब ना तब आते हैं भारत पे आक्रमण कर देते हैं, इस बार क्यों ना मैं भारत से होके मध्य एशिया पे आक्रमण करूं। एक रिवर्स हूं, उनको भी समझा दूं कि भारत भी काफी ताकतवर है, क्योंकि उस समय मध्य एशिया की व्यवस्थाएं जो थी अस्त व्यस्त थी। मंगोल लोग लगभग खत्म हो चुके थे, मध्य एशिया पे कोई वास्तविक शासक नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार की सेना बनाई। हम आपको बता दें उस जमाने में उसने 3,70,000 के लगभग की सेना बनाई थी, और उस सेना को उसने 1 साल का एडवांस दे दिया भाई कि तुम लोग ये अपने अपने साल भर की पगार ले लो, और एक अभियान है उसमें शुरू है करना है, उसी अभियान पे आपको युद्ध करने जाना है। यानी 3,70,000 लोगों को एडवांस साल भर की सैलरी यानी पगार देकर उनको तैयार रखा उसने। लेकिन इससे पहले कि यह आक्रमण करता मध्य एशिया की व्यवस्था ठीक हो गई और वहां वास्तविक शासन स्थापित हो गया, और इसका अभियान ये भी फेल हो गया। जो 3,70,000 इसने सेना तनख्वाह साल भर कर देकर बना रखी थी, अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो इस प्रकार इसका एक लंबा धन जो है वो इनकी पगार में जा चुका था, और यह अभियान भी नहीं हुआ, तो इससे भी इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो चौथा अभियान खुरासान, ये भी खुरासान का जो अभियान था इसका निष्क्रिय हो गया। 5वां अभियान था उसका कराची। कराची एक जगह पड़ती है हिमाचल प्रदेश के कुमायूं क्षेत्र में। अक्सर वहां के जनजाति जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह कर दिया करते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना भेजी वहां पे कराची में। तो शुरुआत में तो इसकी सेना वहां पे विजय प्राप्त कर गई, लेकिन वो लोग वहां के गोरिल्ला युद्ध से वाकिफ थे, तो पहाड़ों में छुप के इसकी सेना को मारने लगे धीरे धीरे। तो इसकी सेना घबरा गई और फिर वहां से लौट आई। कराची अभियान का इतिहासकार बताते हैं कि मुख्य उद्देश्य मोहम्मद बिन तुगलक का यह था कि वो चीन पे भी आक्रमण करना चाहता था और कराची भी वो रास्ता था। लेकिन इसकी सेना फिर वापस भाग गई क्योंकि वहां की व्यवस्था गड़बड़ हो गई। तो इसका 5वां अभियान भी फेल हो गया। तो आपसे अक्सर यहाँ 5 अभियानों में से बड़ी बड़ी परीक्षाओं में या फिर किसी भी परीक्षा में जीएस के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 अभियान उसके फेल हुए और इसी वजह से उसको मूर्ख शासक की संज्ञा दी गई। कर वृद्धि दोआब में जो उसने किया, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से जो दौलताबाद उसने किया, सांकेतिक मुद्रा जो उसने चलाया वो भी असफल रहा, खुरासान अभियान के लिए जो उसने सेना तैयार की उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी, और कराची के बारे में जो उसने सोचा वो अभियान भी उसका निष्क्रिय हो गया। और इस प्रकार इसके 5 अभियान असफल रहे, और इन्हीं 5 अभियानों के असफल होने के कारण इतिहासकारों ने उसे मूर्ख की संज्ञा दी। इसके बाद क्या होता है
कि बहुत से इतिहासकार इन्हीं कारणों से उसको पागल घोषित करते हैं, लिखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पागल था, रक्त पिपासु था यानी रक्त का शौकीन, या फिर स्वप्नशील था यानी सपने देखा करता था कि मैं ये करूं वो करूं, होता कुछ नहीं था। तो ऐसा कुछ इतिहासकारों ने भी माना है। अक्सर पीसीएस में पूछा गया है दीवाने कोही, देखिए दीवाने कोही या अमीर कोही की स्थापना किसने की। मुझे याद है जिस साल मैंने पीसीएस डाला था उस साल भी ये आया था अमीर कोही। तो अमीर कोही की स्थापना किसने की? तो अमीर कोही या दीवाने कोही जो है वो एक कृषि विभाग है जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। अब इसमें भी देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की एक नई योजना थी। उसने इस अमीर कोही या दीवाने कोही को कृषि विभाग बनाया और उसने कुछ जमीन जो है वो अब सरकार के अंतर्गत लिया, यानी वो जमीन जो आजकल के आधुनिक तरीके हैं उस तरीके से उसने कुछ जमीन को अपने अंतर्गत लिया और सरकार से यानी अपने राज्य से लोगों को, किसानों को बैल, हल, बीज, पानी, हर चीज की व्यवस्था कराई ताकि सरकार के अनुसार लोग वहां पे खेती करें। तो सोचा तो उसने सही था कि भाई इस तरह खेती की उपज भी बढ़ जाएगी, सरकार को भी कर अच्छा मिल जाएगा और जनता का भी भला हो जाएगा। परंतु उसका फिर से दुर्भाग्य, उसके शासन में उसका दुर्भाग्य बहुत काम किया है। वह हमेशा लड़खड़ाता ही रहा, इसी वजह से उसे लोग पागल कहते रहे। नहीं तो उसकी योजनाएं जो थी वो दूरदर्शी थी। तो जब उसने अमीर कोही विभाग को बनाया, दीवाने कोही विभाग को बनाया और उसके जिम्मे ये योजना रखी, तो उन लोगों ने जिस जमीन का चयन किया संयोगवश वो जमीन जो थी वो अनउपजाऊ थी यानी बंजर थी। यहां उनकी गलती हो गई। फिर वो जमीन जब किसानों को दी गई फसल कराने के लिए तो किसान लोगों ने देखा कि ये तो बंजर जमीन है, इसमें फसल तो हो ही नहीं सकती। तो इस वजह से उन्होंने जो उनको बैल, हल, चाहे बीज जो भी मिले उसका इस्तेमाल नहीं किया और उस जमीन पे बुआई नहीं की। और जो इस डिपार्टमेंट यानी अमीर कोही के जो सदस्य थे, जो विभाग के अधिकारी थे, इन लोगों ने जो राज्य से पैसा मिला था वो पैसा हड़प गए और उस पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं दिया। तो इस प्रकार उसका ये विभाग भी असफल हो गया और लोगों ने उसकी इस व्यवस्था को भी नकार दिया। ये हो गया आपका उसका कृषि विभाग। अक्सर परीक्षा में पूछा गया है कि इब्न बतूता जो यात्री था वो किसके समय में आया था या फिर कहां से आया था, या फिर पूछा गया है कि जिस राज्य में आया था उसने उसे किस पद पे विभूषित किया, चाहे किस पद पे बैठाया। तो इन 3 प्रश्न यहां से उठ के आते हैं। या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन किस राजदूत को भेजा, कब भेजा। तो ये कुछ प्रश्न इब्न बतूता से बनते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला एक यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। दिल्ली दरबार में जब वो मोहम्मद बिन तुगलक से मिला तो मोहम्मद बिन तुगलक उससे काफी प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली के काजी के पद पे नियुक्त किया। देखिए ये सबसे बड़ी चीज है कि किस पद पे उसे नियुक्त किया गया, तो दिल्ली के काजी के पद पे नियुक्त किया गया। दिल्ली के काजी के पद पे उसे नियुक्त किया। कहां से आया? मोरक्को से आया। किसके समय में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया। यह भी पूछा जाता है कि इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी। तो मैं आपको बता दूं इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रेहला या फिर तारीखे रेहला। तारीखे रेहला या रेहला उसकी किताब को कहा जाता है जिसमें उसने अपनी यात्रा का पूरा विवरण दिया है और वहीं से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की भी पूरी जानकारी मिलती है। दिल्ली काजी पद पे रहते हुए ही 1342 ईस्वी में 1342 में इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा अपना राजदूत बना के। तो ये भी प्रश्न उठ के आता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में चीन गया या फिर इब्न बतूता को कब दिल्ली के
दिल्ली से चीन राजदूत बना के भेजा गया। तो ये समय था 1342 में इब्न बतूता को दिल्ली से चीन भेजा गया राजदूत बना के। तो यहां से भी एक प्रश्न बन के उठता है। अब चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से देवगिरी गए और देवगिरी से फिर से दिल्ली लौट के आए, तो ये व्यवस्था जो थी नहीं आने जाने में, उससे दक्षिण राज्य की व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई। वहां पूरी अव्यवस्था हो गई, अब उनको संभालना मुश्किल हो गया। तो वहां दो राज्य नए उदय होके आए। मैं आपको बता दूं, ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शासनकाल में हुई, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। या फिर बहमनी राज्य की स्थापना किस शासनकाल में हुई, तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही। तो दक्षिण में जो अव्यवस्था उत्पन्न होकर आई, उससे दक्षिण में दो नए राज्य उत्पन्न होकर आए। एक राज्य था आपका विजयनगर और दूसरा राज्य था आपका बहमनी। विजयनगर जो था वो हिंदू राज्य था और बहमनी जो था वो मुस्लिम राज्य था। तो इस प्रकार दो नए शक्तिशाली राज्य उभर के आ गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो ऐसे लड़खड़ाता हुआ मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासन को लेकर चल ही रहा था। तो 1351 की बात है, सिंधु में विद्रोह हुआ और उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जाते हैं। ठट्टा नामक जगह पे उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का शासन समाप्त हो जाता है। 1351 में 1351 में आपके मोहम्मद बिन तुगलक इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। यहां से भी एक प्रश्न बन जाता है पीसीएस पे। पीसीएस में पूछा भी गया है, बदायूं ने कहा है, बदायूनी ने, कि अंततः उसको लोगों को उससे मुक्ति मिल जाती है। प्रश्न पूछा गया है कि यह कथन किसका है, कि चाहे किसके बारे में है, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। बदायूं लिखते हैं, अंततः उसको लोगों से और लोगों को उससे मुक्ति मिल गई। यानी लोग भी उससे घबरा गए थे, वो भी लोगों से घबरा गया था बार बार असफल प्रयोग करने की वजह से। तो बदायूनी का ये कथन हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। अब इस प्रकार यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक वंश के द्वितीय शासक खत्म हो जाते हैं और यहाँ से एक नया शासक शुरू होता है जो 1351 से लेके 1388 तक चलता है। 1351 से लेके 1388 तक चलता है, वो है फिरोज शाह तुगलक। हम आपको जानकारी दे दें कि अभी तक जो तुगलक वंश चला, गियासुद्दीन तुगलक चले। गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र रहा मोहम्मद बिन तुगलक, उसने शासन किया। लेकिन फिरोज शाह जो तुगलक था वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। तो इस प्रकार गियासुद्दीन तुगलक और उनका पुत्र तो शासन किया, लेकिन जो नया शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र ना होके उनका चचेरा भाई था। अब फिरोज शाह तुगलक के दो राज्याभिषेक हुए। जब ठट्टा में आपके मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, तो वहां पहला उसने अपना राज्याभिषेक कराया और फिर दिल्ली आने के बाद उसने अपना दूसरा राज्याभिषेक कराया। अब सबसे बेहतरीन प्रश्न यहां से ये उठ के आता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने अपने पूरे राज्य को इस्लामिक व्यवस्था पे आधारित किया। तो यहां से दो प्रश्न बनेंगे, देखिएगा। इस्लामिक व्यवस्था पे आधारित नहीं किया तो आपने पढ़ा था, मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। लेकिन पूरी तरह से इस्लामिक व्यवस्था यानी मुस्लिम कानून पे भारत में यानी दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला पहला शासक आपका फिरोज शाह तुगलक ही। उसने वही किया जो इस्लाम धर्म के हिसाब से था। उसने वही किया जिससे उलेमा लोग जो थे वो खुश हो सके। तो उसने अपनी व्यवस्था को इस्लामिक धर्म पे लिया और ताकि उलेमा वर्ग नाराज हो सके, उलेमा वर्ग जो है वो उससे खुश हो सके। अब यहां नई चीज आ गई, उसने हिंदुओं को जिम्मी करके पुकारा। पूछा गया प्रश्न में कि जिम्मी का संबोधन हिंदुओं को किसने किया, तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था उसने
हिंदुओं को जिम्मी कहा। और एक प्रश्न यहां से फिर पीसीएस में बना कि सबसे पहले ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला कौन सा शासक था। तो मैं आपको यह भी बता दूं, फिरोज शाह तुगलक ही वो पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। तो ये भी एक प्रश्न बन के आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी फिरोज शाह तुगलक को इतिहासकार कल्याणकारी शासक के रूप में जानते हैं। चाहे कई जगह उसको लिखा गया है कि वो एक अच्छा निर्माता था, यहां तक कि उसको सल्तनत कालीन अकबर भी कहा गया है। प्रश्न पूछा गया है सल्तनत कालीन अकबर किसे कहा गया है, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की जो नीति थी वो लोगों के पक्ष में थी। हाँ, जाति को लेके वो थोड़ा धर्म को लेके विवादित रहा। उसने अपने मुस्लिम धर्म को, अपने इस्लामिक धर्म को आगे बढ़ाना चाहा, हिंदुओं पर उसने अत्याचार किए, लेकिन अपनी जनता के एवज में उसने बहुत से कल्याणकारी कार्य किए। तो ये रहा आपका मध्यकालीन शासक जिसे कल्याणकारी शासक के रूप में जाना जाता है, पूछा गया है। फिर इसे सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक जब गद्दी पे बैठा तो उसमें बैठते हुए उसने जो एक कर की व्यवस्था थी ना, इसको सुनिश्चित कर दिया। ऐसा शासक जिसने 24 प्रकार के करों को रोक लगा दिया, यानी 24 टाइप के जो टैक्सेस थे उनको नहीं लिए जाएंगे। 24 कर उसने बंद किए और सिर्फ 4 करों को उसने शुरू किया। यानी फिरोज शाह तुगलक के समय में सिर्फ 4 ही कर लिए जाते थे। एक कर जो था खम्स था, दूसरा जो था खिराज था, फिर जजिया था और जकात था। इस प्रकार के 4 कर जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के समय लिए जाते थे। अब ये क्या, कौन से कर क्या थे वो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेंस में आपसे अक्सर इन पर टिप्पणियां आती। देखिए, खम्स एक तरह का लूट का कर था। जब सेना युद्ध करने जाती थी और जब दूसरे देश को हराती थी तो सेना वहां पे लूटपाट करती थी और वहां का धन अर्जन करती थी। तो जब सेना जो लूटती थी उसका 1/5 हिस्सा राजा के राजकोष में जाता था। इसे खम्स कहा जाता था। राजा के जो राजकोष में जाता था 1/5 हिस्सा। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1/5 हिस्सा जो खम्स था वो लेना मंजूर रखा, उसने लिया। दूसरा कर उसने खैराज जो लगाया वो एक लगान व्यवस्था थी, जो पहले के भी राजा लगाया करते थे। लगान के रूप में, कर के रूप में लोगों से कर लिया जाता था, खेती बाड़ी का जो भी था। तो वो उसने खैराज को जारी रखा। उसने ये जो एक कर लगाया वो था जजिया। जजिया कर जो था वो गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था, यानी विशेष रूप से मुस्लिम छोड़ के भारत में हिंदू ही रहते थे, तो हिंदुओं पे उसने एक कर लगाया जिस कर को जजिया कर कहा गया। और जजिया कर के रूप में हिंदुओं से एक नया कर वसूला जाने लगा। और अंतिम कर जो उसने लगाया वो लगाया मुसलमानों को, जो जकात था। अभी भी है ऐसा कुछ कि मुस्लिम लोगों की आमदनी का 2.5%, 2.5% जो है वो जकात के रूप में, टैक्स के रूप में लिया जाता था, जिससे और लोगों की मदद की जा सके। तो मुस्लिम अपनी आमदनी का 2.5% राज्य को टैक्स के रूप में देता था। इसके बाद उसने कई विभागों की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। पहला विभाग उसने दीवाने बंदगान का इस्तेमाल किया। पूछा गया आपसे परीक्षाओं में, दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की? मैं आपको बता दूं, वो शासक फिरोज शाह तुगलक था। एक प्रश्न ये बन के आता है कि दीवाने बंदगान की व्यवस्था किसके लिए की गई थी? तो मैं आपको बता दूं, दासों के लिए। फिरोज शाह तुगलक दासों से बहुत प्यार करता था। दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक जो दास हैं वो फिरोज शाह तुगलक के समय थे। 1,80,000 दास उसके पास थे। और उसके लिए उसने एक विशेष प्रकार के विभाग का निर्माण किया जिसे दीवाने बंदगान कहा गया, जिसमें उनके दासों के रख रखाव, उनके कार्य, उनको कोई परेशानी ना हो, उनकी सभी व्यवस्थाओं को देखा जाता था। इस विभाग को दीवाने बंदगान कहा गया। दूसरा उसने जो एक नया विभाग बनाया वो दीवाने खैरात बनाया। जैसे लोग नहीं कहते खैरात के रूप में किसी को दे देना,
तो उसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग ही बना दिया जिसे दीवाने खैरात कहा जाता था, जो अपनी जनता की आर्थिक मदद करता था। जैसे किसी की बेटी है, पैसा नहीं है शादी करने के लिए, तो वो दीवाने खैरात से पैसा लेके अपनी बेटी की शादी कर सकता था। या कोई विधवा व्यक्ति है, उसे कोई पैसा देने वाला नहीं है, खाने पीने को देने वाला नहीं है, तो दीवाने बंद खैरात से पैसा लेके अपना जीविकोपार्जन चला सकती है। या फिर किसी प्रकार की महिला या फिर किसी प्रकार की जनता को परेशानी में ये दीवाने खैरात जो था वो मदद करता था। तीसरा जो उसने विभाग बनाया वो दारुल शफा का बनाया। जैसे आजकल सरकारी अस्पताल चलते हैं, वहां पैसा नहीं लगता है और लोगों का मुफ्त इलाज होता है, तो ये आज की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक ने आज के 800 साल पहले ही कर दी थी। दीवान ए शफा दारुल सफा का उसने निर्माण कराया। दारुल शफा में जो जनता थी, बीमार जनता थी, उसका मुफ्त इलाज होता था, उनसे पैसा नहीं लिया जाता था और उनका इलाज किया जाता था। तो उसने इस प्रकार एक नए विभाग यानी दारुल शफा का इंतजाम किया जिससे लोगों की मदद हो सके। तो मैंने आपको भी दिखाया, 3 विभागों के बारे में बताया, दीवाने बंदरगान, दीवाने खैरात और दारुल शफा। तो ये देखिए, ये लोगों के कल्याण के लिए है, इससे लोगों को फायदा होता था। इसी वजह से उसे कल्याणकारी शासक के रूप में भी जाना जाता है। चौथा काम, उसने लोक निर्माण विभाग का निर्माण किया। उसने एक नया विभाग बनाया लोक निर्माण का, यानी जहां तहां लोगों की व्यवस्थाओं के लिए पानी, नलकूप, धर्मशालाएं या फिर विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाए। नए नए उसने कई शहर बसाए। इसका पूरा ब्यौरा जो है वो आपको फरिश्ता देते हैं। फरिश्ता आपको बताते हैं उसने कितने शहर, कितने नलकूप, चाहे कितने उसने कुएं या फिर कितने बाग बनवाए, ये फरिश्ता पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम में पूरे ब्यौरे की जरूरत नहीं है, मुख्य बातों को सीखना है। कि ये देखिए, उसने लगभग 300 नए शहर बसाए। फिरोज शाह तुगलक ने 300 शहरों का निर्माण कराया, जिसमें से मुख्य शहर जो थे वो हिसार था, जौनपुर था, फतेहाबाद था, फिरोजपुर था और फिरोजाबाद जो अभी भी है। इन शहरों का निर्माण विशेष रूप से पूछा भी गया है। जौनपुर का निर्माण किसने कराया, चाहे फिरोजाबाद का निर्माण किसने कराया, चाहे फतेहाबाद, फिरोजपुर, ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं कई जगह। तो इन शहरों का निर्माण जो है, ये मुख्य शहर हैं, इनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया। उसने 5 बड़े नहर बनवाए, सैकड़ों छोटी नहर बनवाई, फिर कई हजार कुएं खुदवाए। इस प्रकार का उसने लोक निर्माण कार्य कराया। उसने, हम आपको बता दें, 1200 नए बगीचे लगवाए। 1200 नए बगीचे लगाए और उसने इस बगीचों को लगाने के बाद एक नई शाखा बनाई जो उस पर अनुसंधान करती थी और फलों की गुणवत्ता में सुधार करती थी, यानी फलों को और अच्छे किस्म का बनाया जा सके। तो उसने नए 1200 बगीचे लगाने के साथ उनका रख रखाव का भी ख्याल रखा। और पिछला शासक जो अलाउद्दीन खिलजी 30 बगीचों को लगा के गया था, उन बगीचों में भी उसने काफी सुधार किया, उन बगीचों को भी मजबूत कराया। फिर एक नया विभाग उसने बनाया। देखिए, कई विभागों की उसने स्थापना की जो आधुनिक युग के विभागों से मिलते जुलते हैं। एक अनुवाद विभाग बनाया। अनुवाद विभाग का यह कार्य था कि विभिन्न धर्मों की जो पुस्तकें थी, जैसे हिंदू धर्म की है, महाभारत है, चाहे रामायण है, इन किताबों का उसने फारसी में अनुवाद कराया। इसके लिए उसने विशेष रूप से एक विभाग बनाया जिसका कार्य था कि किताबों का अनुवाद करना। तो ये इसने विभाग बना दिया जिसने फारसी में पुस्तकों को अनुवाद किया। हम आपको बता दें, फिरोज शाह तुगलक के समय में उसका मुख्य वास्तुकार जो था मलिक गाजी सहना था। पूछा गया है फिरोज शाह तुगलक का मुख्य वास्तुकार कौन है, तो ये मलिक गाजी सहना, याद रखेंगे, मलिक गाजी सहना ही वो मुख्य वास्तुकार था जिसके अंतर्गत ये 300 शहरों का निर्माण किया गया। ये जौनपुर, चाहे जो भी ये पूछा जाए अगर आपसे, तो किसने निर्माण कराया, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। किसके अंतर्गत कराया, कौन इस निर्माण का अध्यक्ष था, तो वो था मलिक गाजी सहना। मलिक गाजी सहना उसका मुख्य वास्तुकार था जिसके आधार पर फिरोज शाह तुगलक शहरों का निर्माण करा। फिर यह पहला शासक था जिसने अपने सिक्कों पे उलेमा का नाम लिखवाया। उलेमा वर्ग का नाम इसने अपने सिक्कों पर डलवाया ताकि उलेमा वर्ग जो था, इस्लामिक जो धर्म गुरु हैं, वो सब खुश हो सके
और इसे शाबाशी मिल सके, तो उसने अपने पहले सिक्कों पे उलेमा वर्ग का नाम लिखवाया। और वो जानता था कि उलेमा वर्ग तभी खुश होगा जब वो दूसरे धर्म को प्रताड़ित करेगा। इसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं पे कई प्रकार की प्रताड़नाएं की। मैं आपको बता दूं, उसने बहुत से मंदिरों को तोड़वाया फिरोज शाह तुगलक ने। दूसरी बात, उसने नियम निकाल दिया, एक नया अध्यादेश निकाल दिया कि जो मंदिर टूट चुके हैं उन मंदिरों का पुनः निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार उसने गैर मुसलमानों पे बहुत से अत्याचार किए। मैं एक चीज यहाँ रुक के ये बताना चाहूंगा कि इसके पहले का जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे मैंने आपको बताया कि काफी अच्छा व्यक्ति था, वो ऐसा नहीं करता था। उसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, भले उसके प्रयोग असफल है, लेकिन उसने कभी भी धर्म को रख के राज्य में नहीं चला। वो हिंदुओं के दिवाली, दशहरा या फिर होली के जो महोत्सव होते थे, उन महोत्सवों में खुद उपस्थित रहता था और हिंदुओं पे किसी भी तरह का रोक नहीं लगाता था उनके त्योहार से संबंधित। लेकिन फिरोज शाह तुगलक उसका एकदम विपरीत निकला। इसने हिंदुओं पे कई तरह के रोक लगवाए। फिर उसने एक नया काम किया, पीसीएस में भी पूछा गया है कि मेरठ टोपरा नामक जगह पे जो अशोक स्तंभ स्थापित थे उनको वहां से उठवाकर दिल्ली मंगवा लिया। पीसीएस का ही प्रश्न है कि मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभों को दिल्ली स्थापित करने वाला वो कौन सा शासक था? तो मैं बता दूं आपको, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने उसको दिल्ली मंगाया और दिल्ली में स्थापित किया। वर्तमान समय में भी ये दिल्ली में ही स्थापित है। ये हो गया। मैं आपको बता दूं कि फिरोज शाह तुगलक एक अच्छा लेखक भी था और उसने अपनी आत्मकथा लिखी। पूछा जाता है फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो हम आपको जानकारी दे दें, ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। और इसे किसने लिखा? तो इसे फिरोज शाह तुगलक ने खुद ही लिखा था। खुद ही उसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखा। सबसे मुख्य चीज एक आता है प्रश्न कि जो बर्नी जो था इतिहासकार, वो फिरोज शाह तुगलक का ही दरबारी इतिहासकार था। उसने जो किताबें लिखी, जैसे तारीख फिरोज शाही, पूछा गया है तारीख फिरोज शाही का लेखक कौन है, तो वो बर्नी है। फतवा ए जहांदारी, फतवा ए, दोनों किताबों का नाम लिख लेंगे, तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी, दोनों का लेखक जो है वो बर्नी है इतिहासकार, जो कि फिरोज शाह तुगलक का दरबारी इतिहासकार था। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक का शासन धीरे धीरे चलते चलते 1388 में 1388 यानी 1388 में खत्म हो जाता है। और इसके बाद जो शासक आते हैं तुगलक वंश में, वो काफी कमजोर टाइप के रहते हैं, जिनका प्रश्न कभी किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा गया है। और मैंने ये जो आपको वीडियो शुरू किया है, इसमें मैं मुख्यतः उन प्रश्नों को ही लेके चलूंगा जो कि किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि एक बार सुनने के बाद आप कई परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। विशेष रूप से प्रीलिम्स में यानी प्री के एग्जाम में ये काफी सार्थक सिद्ध होंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं जो अंतिम शासक था, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये तुगलक वंश जो है 1320 से लेके 1414 तक चला। विशेष रूप से 1398 में जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, तो आप विश्वास करें तुगलक वंश उस समय खत्म हो चुका था, क्योंकि तैमूर लंग दिल्ली तक आया, दिल्ली तक इतनी लूटपाट की, और वहां जो शासक था ये आपका नासरुद्दीन महमूद तुगलक, ये कुछ नहीं कर पाया। तो तुगलक वंश के समय में ही 1398 में तैमूर लंग आया। तैमूर का आपने नाम सुना होगा, काफी प्रसिद्ध सेनापति रहा। उसने दिल्ली तक आया और दिल्ली में खुलेआम लूटपाट की, और नासरुद्दीन जो ये महमूद जो है तुगलक, ये चुपचाप पड़े रहे, उसका कुछ नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि 1398 में तुगलक वंश चला, लेकिन इसके बाद भी खींच तान के 1414 तक कुछ इतिहासकार मानते हैं कि तुगलक वंश चला। तो उसमें यही अंतिम शासक था नासरुद्दीन महमूद तुगलक, जो 1394 में बैठा और 1412 तक रहा। इसी के शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया और दिल्ली पे खुलेआम लूटपाट की।
इतिहासकार बताते हैं कि इस नासरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन इतना कमजोर हो गया था कि सिर्फ दिल्ली से लेकर पालमपुर यानी नजदीक ही वहीं तक इसका शासन चलता था। पूरी दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुकी थी, पूरा शासन अस्त व्यस्त हो चुका था, पूरा शासन एक छोटे से सीमा में यानी दिल्ली से लेकर पालमपुर तक ही सीमित रह गया था। और इस प्रकार आपका नासरुद्दीन महमूद तुगलक 1412 तक शासन करता है। उसके बाद तैमूर लंग द्वारा छोड़ा गया सेनापति खिज्र खां आएगा और वो नया वंश स्थापित करेगा जिसे सैयद वंश कहा जाएगा, जो 1414 से शुरू होगा। तो फिलहाल तुगलक वंश से ही इतने ही प्रश्न बन के उठ के आते हैं किसी भी परीक्षाओं में। आप इसे ध्यान से देखें, एक दो बार ध्यान से सुने ताकि आपको ये कंठस्थ हो सके। इसके बाद मैं अगला वीडियो आपको तुगलक वंश के बाद सैयद वंश का दूंगा।